हेलो फ्रेंड्स, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसके 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, तो लास्ट चैप्टर अपन इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी देखेंगे। लास्ट चैप्टर का अपना नाम है विद्युत धारिता। लास्ट चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। तो चैप्टर 4 लेते हैं इसमें अपन, विद्युत धारिता। चैप्टर स्टार्ट करते ही कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहला टॉपिक आता है आपके पास चालक एवं विद्युतरोधी। चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थ। ठीक है, चालक और विद्युतरोधी क्या होते हैं? चालक या कुचालक भी कह सकते हो। विद्युतरोधी का मतलब कुचालक पदार्थ। तो चालक और कुचालक क्या होते हैं ये आप समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चालक और कुचालक को यदि आप समझें तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, मैं फिर से एक बार बताऊं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या आसानी से नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या होता है? और भी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ढीले बंधे होते हैं, मतलब बहुत कम अत्यल्प ऊर्जा देने पर भी वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा देने पर भी आसानी से मुक्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बताओ, विद्युतरोधी पदार्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास चालक और विद्युतरोधी। अब जो विद्युतरोधी या इसको बोलते हैं कुचालक पदार्थ, इनको ही परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः कुचालक पदार्थ ही होते हैं। क्लियर है? तो इनको परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है मुक्त एवं बद्ध आवेश। मुक्त एवं बद्ध आवेश, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, मुक्त और बद्ध। मुक्त का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई परमाणु है, उसमें नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होंगे। नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होंगे, आकर्षण बल लगता है तो वो नाभिक से ढीले बंधे होंगे और बहुत कम ऊर्जा देने पर वो आसानी से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा आवेश क्या कहलाता है? मुक्त आवेश। जो बहुत कम ऊर्जा देने पर भी वो मुक्त हो जाए या लगभग मुक्त अवस्था में हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? मुक्त आवेश। और बद्ध आवेश, बद्ध मतलब बंधा हुआ, मतलब परमाणुओं में कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास हैं, अति निकट हैं, तो वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं और उनको परमाणु से अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसा जो आवेश है या ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कहलाते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन या बद्ध आवेश। तो समझे आप? मुक्त का मतलब नाभिक से ढीले बंधे होना, या फिर कोई भी बाह्य बल जो है उसका प्रभाव नगण्य होना। आवेश पे किसी भी बाह्य बल का प्रभाव नगण्य होना, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? मुक्त अवस्था। और अगर यह आवेश किसी बाह्य बल के प्रभाव में बंधे हुए बद्ध हैं तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? बद्ध अवस्था। ठीक है,
तो मुक्त और बद्ध आवेश समझ में आए। ऐसे आवेश, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत ढीले बंधे हों, आसानी से अल्प ऊर्जा देने पर भी वो अलग हो जाएं उसके प्रभाव से, तो वो क्या हो जाएंगे, मुक्त आवेश की तरह व्यवहार करेंगे। और जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे हों, बहुत अधिक ऊर्जा देने पर भी अलग ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं बताओ, बद्ध आवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास कुछ बेसिक टॉपिक्स। अब चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। चैप्टर का पहला टॉपिक आता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ अब यहाँ से समझना इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, लेंथी टॉपिक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं बोलो? ऐसे पदार्थ, ऐसे कुचालक पदार्थ जिनको यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाए तो वे विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः कुचालक होते हैं, कुचालक होने का मतलब उनमें वैद्युत प्रवृत्ति नहीं होती है, वैद्युत के गुण नहीं होते हैं, लेकिन उनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो रखने के बाद वो भी विद्युत गुण दर्शाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो संगत में रहकर बिगड़ जाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की संगत में रहकर उनमें भी वही गुण आ जाते हैं और वो भी विद्युत गुण दर्शाने लगते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई? ऐसे पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की संगत में रहकर बिगड़ जाते हैं। मतलब परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत गुण दर्शाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, मतलब जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो और उसमें किसी कुचालक पदार्थ को रख दिया जाए और उस पदार्थ में वैद्युत गुण आ जाए, वो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लग जाए, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे बताओ? परावैद्युत पदार्थ। जैसे चुंबक में नहीं होता, जैसे कोई चुंबक रखिए, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखो तो उसमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। जैसे एक पेचकस होता है, चुंबक वाला पेचकस, उसमें एक छोटा सा नट या पेच ले लो, एक पेच चिपका, वो चिपक जाएगा। अब उसमें चुंबक के गुण आ गए पेच में, तो दूसरा पेच उस पेच के चिपका तो वो भी चिपक जाएगा। तो मतलब उस पेच में चुंबक के गुण आ गए, किसके प्रभाव में? जो पेचकस के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके प्रभाव में। मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई पेच रखा तो उसमें भी चुंबक के गुण आ गए, पहले नहीं थे लेकिन रखने पर आ गए। तो इसी प्रकार फिर से समझें, परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनको यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वे भी विद्युत गुण दर्शाने लगते हैं। विद्युत गुण दर्शाने का मतलब वे भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ। जैसे मोम, वैक्स, मोम, और कागज़, अभ्रक, शीशा, ये ऐसे पदार्थ हैं जो परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो उनको मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ जो हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहला आपके पास आएगा अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और दूसरे आपके पास आएंगे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं ये समझना है। तो अध्रुवीय क्या होंगे बताओ? कि ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं में धनायन और ऋणायन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी शून्य होती है। ठीक है, जैसे देखो कोई भी पदार्थ बनता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। और अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। बोलो बनते हैं नहीं? तो जैसे अपन बात करें H2,
होता है नहीं H2। तो ये कैसे बना, एक हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु। अब क्या होगा कि जितने भी परमाणु हैं उनकी आकृति कैसी मानी गई है, गोलाकार, ठोस गोलाकार मानी गई है। तो इसका कोई केंद्र होगा और इसका कोई केंद्र होगा। अगर इस परमाणु को इसी के ऊपर रख दिया जाए, यूं के यूं ही रख दिया जाए एज इट इज, तो एक ही जगह रख दिया इसको यूं, तो दोनों के केंद्र क्या हो गए बताओ, संपाती। H2 में H और H दोनों के केंद्र क्या हो गए बताओ, संपाती हो गए। बोलो हुए या नहीं, एंड तो दोनों के केंद्र संपाती हो गए। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई बताओ, 0। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई बताओ, 0। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश, कोई भी अणु कैसे मिलता है, कैसे बनता है, एक धनायन और एक ऋणायन जब मिलता है तो उनके संयोग से एक अणु अपन को प्राप्त होता है नहीं। जैसे NaCl होता है, कैसे बना ये अणु, Na+ और Cl-, ऐसे तो बना इन दोनों के संयोग से। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अध्रुवीय पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, दोनों के केंद्र संपाती होते हैं, मतलब उनके केंद्रों के बीच की दूरी 0 होती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बताओ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, जैसे H2, O2, N2, समझ रहे हो, ये सब एग्जाम्पल किसके बताओ, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे बताओ, ये ऐसे परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्रों के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है, कुछ दूरी या अल्प दूरी पाई जाती है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं बताओ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है, फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में धनायन और ऋणायन या धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्रों के बीच में पहले से कुछ दूरी पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2O, तो H2O की स्ट्रक्चर पता है ना आपको, ऐसे बनती है, बनती है। तो तीनों परमाणु क्या है, आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। बोलो होते हैं नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। क्लियर हुई है डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे देखो, जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं इनका द्विध्रुव आघूर्ण बताओ कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, P = Q × 2a, यही तो पढ़ा था। Q क्या है, जो धनावेश और ऋणावेश है उन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और 2a क्या है, उनके बीच की दूरी। तो यहाँ देख पा रहे हो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी होती है, 0, और 0 से इसको गुणा करें तो 0। तो मतलब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, और एक क्या, कितने भी अन्य अणु रखे हों प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बताओ, 0 होता है। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में हमेशा प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिलेगा, 0। जबकि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात करें तो Q × 2a। अब देखो, ये धनावेश ऋणावेश दोनों में से किसी एक का परिमाण ये रहा, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, 2a मान लेते, 2a होगी। तो इसका मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा।
एक अणु या प्रत्येक अणु बोल सकते हैं, प्रत्येक अणु का, हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। समझ आ रहा है आपकी? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जबकि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्लियर है? तो ये थे आपके पास अध्रुवीय और ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब लेते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनका व्यवहार। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनका व्यवहार। कैसा व्यवहार करते हैं ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में? तो कैसा व्यवहार करते हैं आप देखो, जैसे अपन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात करें, कब? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, इक्वल टू 0 है। ई मतलब विद्युत क्षेत्र इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का व्यवहार कैसा होगा देखना आप। धनायन, धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र क्या रहेंगे? समपाती। प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस का मतलब समझे कि ये जो गोला है वो प्लस और माइनस दोनों को व्यक्त कर रहा है, मतलब धनावेश और ऋणावेश दोनों एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं, दोनों के केंद्र एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। ठीक है, और अगर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की बात करें तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य है, तब कैसा व्यवहार होगा? तो मैंने बताया था कि इनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्रों के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है, कुछ दूरी पाई जाती है, तो इनको अपन ऐसे बना सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप देख पा रहे हो ऋणायन और धनायन या ऋणावेश और धनावेश, इनको थोड़ा सा दूर दूर बनाया है। दूर दूर बनाने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच में कुछ ना कुछ दूरियां यहाँ उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बताओ? शून्य। और यहाँ पे प्रत्येक अणु का, किसी भी एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, क्योंकि केंद्रों के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है। अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन से बताया। तो बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? आपको समझ आया? अब इसी में अगर आगे बढ़े तो मैं कह रहा हूँ बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये कैसा व्यवहार दर्शाते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये कैसा व्यवहार दर्शाते हैं? तो ये व्यवहार तो मैंने बताया जब बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य है, मतलब अनुपस्थित है, तब तो इस तरह के होते हैं। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैसा व्यवहार दर्शाएंगे ये देखना करें। तो जैसे यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित किया जाए अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के लिए, अब मैंने लिख दिया E इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब विद्युत क्षेत्र 0 के बराबर नहीं है। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होने का मतलब क्या होता है पता है आपको? मान लेते हैं इस दिशा में उपस्थित है बाह्य विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश उपस्थित है तो धनावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ऋणावेश उपस्थित है तो ऋणावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। लगेगा या नहीं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखो आप जब यहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो जाएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित कर दें तो यहाँ जो धनावेश है उस धनावेश पे तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो धनावेश पे इधर, ऋणावेश पे इधर, तो दोनों पे बल लगने के कारण इनके केंद्रों के बीच में कुछ दूरी उत्पन्न हो जाएगी। बल लगेगा, ऋणावेश और धनावेश खींचेंगे तो बल लगने के कारण इनके बीच में कुछ दूरी उत्पन्न हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं?
ठीक है, समझ आया आपके कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ उपस्थित होगा तो धनावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दोनों तरफ बल लगेंगे। और ये बल लगेंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ने लगेगी। और ये दूरी कब तक बढ़ेगी? जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ऋणावेश पे बल और धनावेश पे बल किसके बराबर ना हो जाए, इन दोनों के आपस में लगने वाले आकर्षण बल के बराबर ना हो जाए, मतलब संतुलन अवस्था में आने तक। जब तक ये संतुलन अवस्था में नहीं आएगा तब तक इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेशों के मध्य दूरी उत्पन्न हो जाती है। और दूरी उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक अणु में कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। पहले द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था क्योंकि दूरी शून्य थी। अब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि दूरी उत्पन्न हो गई। तो प्रत्येक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और सभी अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। सभी अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की। तो सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में होता है। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालें, पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो इन सभी अणुओं के द्विध्रुव आघूर्णों के योग के बराबर होता है, क्योंकि इन सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में है। तो एक दिशा में है तो सबको अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम? तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में कुछ दूरी उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और पदार्थ में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने का मतलब होता है ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। आपने पढ़ा है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2kp/r³, निरक्ष पर पढ़ा है kp/r³। तो इससे क्या समझे थे कि जब विद्युत द्विध्रुव होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो पहले तो विद्युत द्विध्रुव 0 था तो इन्होंने कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया, लेकिन बाद में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनमें उत्पन्न हो गया, जिससे ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा यही तो बोली थी कि ये ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दें तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते ही ये भी विद्युत गुण दर्शाने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वे भी विद्युत गुण दर्शाने लगेंगे, उनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं? ठीक है, अब बात करते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो हैं उनका बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कैसा व्यवहार रहेगा, ये चेक करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये कोई ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, आप देख पा रहे हो। इसके एक अणु में धनावेश और ऋणावेश के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है। तो दूरी पाई जाने के कारण इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। मतलब प्रत्येक अणु का, हर एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। हर अणु का कुछ ना कुछ, चाहे अल्प हो पर कुछ ना कुछ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सभी अणु सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से वितरित होते हैं। सभी संभव दिशाओं में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं, असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं।
जिसके कारण यदि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाए तो परिणामी या कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना आता है? 0। क्यों आता है? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो एक का इधर होगा तो एक का इधर मिल जाएगा, एक का इधर होगा तो एक का इधर मिल जाएगा, एक का इधर होगा एक का इधर मिल जाएगा। तो ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं सभी संभव दिशाओं में, तो इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। फिर समझना, ध्रुवीय पदार्थों में प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सभी अणु अनियमित रूप से सभी संभव दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए जब परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो ये सभी द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना आता है बताओ? 0। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 आता है, लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा? अब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा, मानो इस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये जितने भी अणु हैं इन सब पे बल लगेगा। धनावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखना, ये धनावेश है, ऋणावेश है, धनावेश पे इधर बल लगेगा, ऋणावेश पे इधर। तो ये दोनों बलों के कारण, ये दोनों बल बराबर और विपरीत है, लेकिन संरेखित नहीं है, इनका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, क्रिया रेखा एक नहीं है। तो ये इस अणु को घुमाते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं, और घुमा के कैसे रख देते हैं बताओ? ऐसे रख देते हैं। अब संतुलन अवस्था में आ जाओ, तो इन पे बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बलाघूर्ण उत्पन्न होने के कारण ये घूमते हैं, और सभी अणु घूम घूम के विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाते हैं। सभी अणु घूम घूम के विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी धनावेश हैं उन पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जितने भी ऋणावेश हैं उन पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और ये दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण इन अणुओं पर बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, और बलाघूर्ण के कारण ये स्थायी संतुलन अवस्था में आ जाते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशाएं अलग अलग थी, सभी संभव दिशाओं में थी। तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण जब निकाला तो वो 0 आया, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त करते हैं। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, तो जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण है सबकी दिशा एक ही हो गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गई। तो सबकी दिशा एक ही हो गई। तो जब परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इन सब के योग के बराबर होगा, मतलब 0 नहीं होगा। इन सब के योग के बराबर होगा, मतलब 0 नहीं होगा, मतलब इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये ऐसे कुचालक पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो कोई विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं करेंगे, तो कोई विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाते। लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाए तो इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये विद्युत गुण दर्शाने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ, या ऐसा माध्यम क्या कहलाता है? परावैद्युत माध्यम। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो हैं उनका बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में व्यवहार आपके समझ आया? क्लियर सी बात है कि देखो, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 रहेगा, कोई विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाएंगे। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा तो ये भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अब आगे आओ। फिर आगे अगला टॉपिक आता है एक ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण।
तो अगला टॉपिक अपन लेते हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। पदार्थ का ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? तो देखो आप, ये परावैद्युत पदार्थ हैं दोनों, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। यहाँ भी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी परावैद्युत माध्यम को रखने पर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। मतलब पहले इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य था अनुपस्थिति में, और उपस्थिति में दोनों में द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना ही, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ही हम परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना को ही हम परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुवण हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे आपके पास आता है रेखीय समदैशिक पदार्थ। तो रेखीय समदैशिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, रेखीय समदैशिक पदार्थ। रेखीय का मतलब होता है, रेखीय मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? सरल रेखीय, तो उसी की दिशा में संरेखित होना। और समदैशिक, समदैशिक मतलब समान दिशा में, मतलब जितने भी द्विध्रुव हैं वो एक समान दिशा में। किसकी दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो रेखीय समदैशिक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनको यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो सभी, उस पदार्थ में उपस्थित सभी अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। जितने भी अणु हैं वो सभी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बताओ? रेखीय समदैशिक पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आपके पास आता है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश। तो ध्रुवण सदिश क्या होता है? देखो, जब किसी परावैद्युत माध्यम को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। पहले नहीं होता है, लेकिन बाद में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो जिस पदार्थ को रखा है उसका कोई ना कोई आयतन होगा। जो पदार्थ को हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसका कोई ना कोई आयतन होगा। तो ध्रुवण सदिश को कैपिटल P से व्यक्त करेंगे और फॉर्मूला आता है स्मॉल p/v। इसको अपन बोलते हैं ध्रुवण सदिश। ये है आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण, और v क्या है यहाँ पे बताओ? आयतन। तो ध्रुवण सदिश की डेफिनेशन बन गई। ध्रुवण सदिश क्या होगा? किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। क्लियर है? उस पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। ठीक है, आगे आओ। आप चाहें इसका मात्रक पता कर सकते हैं। ध्रुवण सदिश का मात्रक क्या होगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताया था कूलाम इंटू मीटर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ये कैंसिल, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर आपके पास एक छोटा सा कथन आता है
कि ये जो ध्रुवण सदिश है ना, ध्रुवण सदिश, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है उसके समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश जो है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि परावैद्युत पदार्थ को जिस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र जितना शक्तिशाली होगा पदार्थ के ध्रुवण की मात्रा उतनी अधिक होगी। समझ रहे हो आप? जिस परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जितना शक्तिशाली होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, पदार्थ के ध्रुवण की मात्रा भी उतनी ज़्यादा होगी, पदार्थ भी उतनी जल्दी ध्रुवित होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ध्रुवण सदिश जो है, ध्रुवण सदिश वो निर्भर करता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। नियतांक को ऐसे लिखते हैं यूँ, समझ रहा हो? काई ई, क्या पढ़ते हैं इसको? काई, CHI बोलते हैं ना, काई ई मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत। तो ये एक नियतांक आता है, ये फॉर्मूला बनता है। तो जहाँ पे ये जो है इसको अपन पढ़ेंगे काई ई, इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ये एक समानुपाती नियतांक है और इसको क्या बोलते हैं? विद्युत प्रवृत्ति। काई ई को बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति क्या है? विद्युत प्रवृत्ति क्या है? तो विद्युत प्रवृत्ति जो है वो किसी भी परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक होती है। ध्रुवता मतलब उसकी ध्रुवण की मात्रा का मापक होती है कि वो परावैद्युत पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है या कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये जो विद्युत प्रवृत्ति है वो परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक होती है, ध्रुवण की मात्रा का मापक होती है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कितना हुआ। ठीक है, तो ये था आपके पास परावैद्युत पदार्थ। क्या था आपके पास? परावैद्युत पदार्थ। इसमें क्या क्या बताया मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डेफिनेशन सारी याद हो, क्लियर हो। पहला था परावैद्युत पदार्थ। क्या होते हैं? ऐसे कुचालक पदार्थ जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर वे विद्युत गुण दर्शाते हैं, जैसे मोम, कागज़, सीसा, अभ्रक आदि। फिर दो प्रकार के बताए। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, मतलब उनके केंद्रों के बीच की दूरी शून्य होती है, जिससे प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। तो परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। लेकिन जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो फिर इनमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। फिर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच में कुछ दूरी पाई जाती है, मतलब प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सभी अणु सभी संभव दिशाओं में अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, करते हैं। जबकि इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो बलाघूर्ण लगने के कारण ये सभी अणु एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं नहीं, तो इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बोलो, होता है। और बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की घटना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।